हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवेश श्रीवास्तव है और आज हम डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की सीरीज कवर कर रहे हैं, जिसका पहला पार्ट हमने आपको पहले ही बता दिया था। तो चैप्टर फर्स्ट में जो दूसरे टॉपिक्स हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। पहला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, ठीक है, जिसको हिंदी में बलों को संचारिता का नियम भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा आपका सिस्टम ऑफ फोर्सेस है एंड इट्स क्लासिफिकेशन। यहाँ पे हम बल के बारे में पढ़ेंगे। अगर बहुत सारे बल एक किसी भी सिस्टम पे या निकाय पे कार्य कर रहे हैं तो उसका क्लासिफिकेशन, विभाजन कैसे है, उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा है मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, इसको हिंदी में बल का आघूर्ण भी कहते हैं। और चौथा टॉपिक है आपका कपल। फिर रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे कि उसको हम किस तरीके से एक फोर्स को विभाजन कैसे करते हैं दो फोर्सेस में, और इसको ऑर्थोगोनल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस का ही टॉपिक हमको पढ़ना है, ठीक है। फिर ट्रायंगल का नियम, बलों का त्रिभुज का नियम और पॉलीगन फोर्सेस का नियम, इन टॉपिक्स के बारे में आज एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस के बारे में बात करते हैं कि होता क्या है कि जब इसमें कहा यह जाता है कि एक्सटर्नल, हम ये थ्योरम ये कहती है कि एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ फोर्स, बाहरी बल जो इफेक्ट है बल लगाने के कारण किसी भी रिजिड बॉडी में सेम रहता है। कब तक? जब तक हम उसको किसी भी उसके जो लाइन ऑफ एक्शन है, कार्य रेखा, उसके अलाउंग मूव करा सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और सेंस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि फोर्स अगर किसी बॉडी में लग रहा है तो उसके लाइन ऑफ एक्शन में हम फोर्स को कहीं भी मूव करा सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल कि उसका जो मैग्नीट्यूड है और आपका डायरेक्शन है, और जो अगर बाई चांस बॉडी घूम रही है, रोटेट कर रही है, वो भी अगर पूरी तरीके से सेम है पहले की कंडीशन में और बाद की कंडीशन में, तो ये बल वो ये स्थानांतरित कर सकते हैं हम इस बल को, ठीक है। तो हिंदी में भी देखिए सिद्धांत क्या कहता है कि कठोर पिंड पर कहीं पे भी लग रहा बल अपनी कार्य रेखा मतलब लाइन ऑफ एक्शन की किसी भी बिंदु पर स्थानांतरित, मतलब बदल सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। कि कब तक कर सकते हैं? जब उसका कोई भी प्रभाव चेंज ना हो, मतलब जो कंडीशन आपकी पहले थी, जैसे बॉडी मूव कर रही थी या चल रही थी, वैसे ही बाद में भी मूव करती रहे। उस केस में हम ये परिमाण, दिशा और प्रभाव समान रह पाएगा, तब हम कह पाएंगे कि हम ये ट्रांसमिसिबिलिटी का नियम लगा सकते हैं। इसको एक डायग्राम की मदद से भी समझते हैं उसको अभी। तो मान लेते हैं कि एक ये रिजिड बॉडी है जिसमें हमने ए पॉइंट पर आपका पी फोर्स लगा रखा है, ठीक है। तो जो इफेक्ट अभी आपका है यहाँ पर, तो ये जो थ्योरम है, ये प्रिंसिपल जो ये सिद्धांत कहता है कि लाइन ऑफ एक्शन हमें बात कर रखी थी क्रिया रेखा या कार्य रेखा के अलावा, मतलब अगर इस फोर्स की कार्य रेखा पता करनी हो तो हमको पता है कि इसकी कार्य रेखा पीछे भी होगी और आगे की तरफ भी होगी। तो इस पॉइंट के, इस लाइन के अबाउट हम इस फोर्स को कहीं पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं या मूव करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर मान लीजिए अगर बी पॉइंट हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, बी पॉइंट, तो जो फोर्स भी यहाँ पे लग रहा था वो यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। और इसका इफेक्ट क्या होना चाहिए? इफेक्ट रिमेन सेम, ठीक है। तो प्रभाव में कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो पी फोर्स यहाँ पे ए पॉइंट पे लग रहा था, अब वो यहाँ लग के आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं बी पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पर कई बार आप बॉडी देखते ही हैं, जब हम पुश करते हैं किसी बॉडी को, ठीक है, तो एक बॉडी में मल्टीपल पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब क्रिया बिंदु हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, बॉडी को जब आगे की तरफ, किसी भी बॉडी को धक्का देना है, आगे की तरफ पुश करना है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, धक्का भी दे सकते हैं और खींच भी सकते हैं। तो इफेक्ट क्या है? सेम है, चाहे खींचने में भी और धक्का देने में भी। तो ट्रांसफर हमारा वहां पे दोनों में इफेक्ट क्या रहा? सेम रहा कि बॉडी आगे की तरफ ही मूव करी। वहां पे हुआ क्या है कि हमने जो फोर्स था उस लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं पे भी लगा दिया, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमारा कई बार इजी हो जाता है। कभी कॉम्प्लेक्स सिस्टम आते हैं, मल्टीपल फोर्स सिस्टम आएंगे, उसमें हम ये प्रिंसिपल इजी लगा के समझने के लिए हमारे लिए आसान हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक कंडीशन ये है कि बॉडी कैसी होनी चाहिए? रिजिड बॉडी होनी चाहिए, ठीक है। और रिजिड बॉडी के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके कि होती क्या है, ठीक है।
तो हम बात कर रहे थे दूसरे टॉपिक की, सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या होता है कि अगर एक से ज्यादा बल किसी भी बॉडी पे लग रहे हैं उसको सिस्टम ऑफ फोर्स कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही बात की लिखी है, व्हेन सेवरल फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट, व्हेन सेवरल फोर्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एक्ट्स अपॉन अ बॉडी, उसको हम वो क्या फॉर्म कर देता है, सिस्टम ऑफ फोर्स। और हिंदी में अगर बात की, किसी वस्तु या पिंड पर कार्य कर रहे विभिन्न बलों के समूह को ही बलों का निकाय कह देते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे हम अभी तक जितने ही फोर्सेस की बात कर रहे थे किसी बॉडी पे कार्य कर रहे हैं, वो एक फोर्स की बात कर रहे थे। यहाँ हमने ट्रांसवर्सिटी का नियम पढ़ा, उसमें भी एक फोर्स की हमने बात की। लेकिन अब जब हमें ये तो पता है कि बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं एक साथ, तो वो एक तरीके से बलों का समूह कहलाया जाता है। ठीक है, तो हम उसको सिस्टम ऑफ फोर्सेस कहेंगे। अब इसके हम क्लासिफिकेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस की बात कर लेते हैं। मेनली सिस्टम ऑफ फोर्सेस दो तरीके से डिवाइड किए जाते हैं, कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर। ठीक है, कोप्लेनर मतलब समतलीय, नॉन कोप्लेनर मतलब असमतलीय। कोप्लेनर का मतलब इस तरीके से अगर एक तल में सारे के सारे फोर्स लग रहे हैं, जैसे कि 2D बॉडी है, मतलब एक्स है और वाई है, तो एक तल हो गया, तो इसमें फोर्सेस लगने वाले जितने भी हैं इसको एक तल कहा जाता है, इसको समतलीय कहा जाएगा। अगर इस बॉडी पर जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे इसी प्लेन में, तो इसको आपको सिस्टम ऑफ फोर्स कैसा कहलाया जाएगा, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। और अगर नॉन कोप्लेनर सिस्टम क्या होता है, जो हमारी 3D बॉडी होती है, जैसे कमरा, रूम, तो इसमें तीनों डायमेंशन है, एक्स, वाई और जेड। तो इस सिस्टम पे भी इस प्लेन पे जो फोर्स लगेंगे आपके, वो नॉन कोप्लेनर कहलाए जाएंगे। ठीक है, तो कोप्लेनर को भी आगे चल के आपके और डिवीजन किया गया है। पहला है कोलिनियर फोर्सेस, जो इसको संरेखीय क्या कहा भी जाता है हिंदी में, कॉन्करेंट फोर्स संगामी बल, नॉन कॉन्करेंट फोर्स असंगामी, और पैरेलल फोर्स समांतर। ऐसे ही आपके नॉन कोप्लेनर में भी कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम और पैरेलल फोर्स, ये आपके 3 इसमें डिवीजन है और 4 यहाँ पर है। ठीक है, तो इसको एक एक करके हम इसको अगर आप बात करें, इसको डायग्राम से ही समझ पाएंगे कि होता क्या है। तो पहले हम प्लेनर और नॉन कोप्लेनर को समझेंगे, ये क्या होता है, उसके बाद एक एक करके उनके डिवीजन के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम बात करते हैं कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर। ठीक है, तो नॉन कोप्लेनर आपका 3D बॉडी में बताया, जैसे क्यूब या एक आप रूम ले सकते हैं, तो रूम में भी किस तरीके से आपको 3 डायमेंशन आपको मिलेंगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपकी 6 साइड्स हैं। ठीक है, ABCDEFGH। ठीक है, तो इसमें से अगर हमने कोई एक पेन उठा लिया, मान लेते हैं वो सामने वाला उठाया, इसको बोलते हैं ABCD। तो केवल और केवल एक फेस उठाने का मतलब क्या हुआ, एक ही प्लेनर सिस्टम हो गया, और ये नॉन कोप्लेनर, मतलब 3D बॉडी जो होगी वो आपका नॉन कोप्लेनर हो जाएगा। और यहाँ पर उसका एक फेस उठा लेंगे, जिसकी कोई भी केवल और केवल एक फेस या चेहरा है, पीछे की कुछ भी है नहीं, तो ये कोप्लेनर सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें एक एक करके हम जो भी आपको टॉपिक्स पढ़े थे, जो भी हमने क्लासिफिकेशन के वक्त बात की थी, सबसे पहले बात किया था कोलिनियर फोर्स सिस्टम। ठीक है, तो कोलिनियर केवल एक रेखा में लगने वाले बल को ही हम कहते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल फोर्स अगर एक ही रेखा में लग रहे हैं तो उसको हम कोप्लेनर कोलिनियर सिस्टम कह देंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि एक रेखा ही यही एक लाइन है, इस पे आपके मल्टीपल फोर्स लग रहे हैं, तो हो सकता है कि एक फोर्स आपका इस तरीके से लग रहा हो, P1, फिर इस पे ही आपका P2 लग रहा है। ठीक है, इसी दिशा में अगर मान लीजिए आपको इसकी उल्टी दिशा में एक P3 लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 फोर्स हो गए, P1, P2, P3। P2 की डायरेक्शन सेम है, P3 की अलग है, तो इसको आप कोलिनियर फोर्स सिस्टम कह देंगे, मतलब कोलिनियर फोर्स सिस्टम। ठीक है, एक से ज्यादा बल लग ही रहे हैं, साथ में एक रेखा पर लग रहे हैं, ये एक लाइन ऑफ एक्शन इसकी है, उसको हम कोप्लेनर कोलिनियर सिस्टम बोल देंगे। ठीक है, दूसरा सिस्टम ऑफ फोर्स हमारा था कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। ठीक है, तो कोप्लेनर में कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है कि एक बिंदु से सारे के सारे फोर्स निकल रहे हो या आ रहे हो। तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे कि P1 ये लग रहा है, P2 ये लग रहा है, P3 इधर जा रहा है और P4 अंदर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको हम O बोल देंगे,
तो इस पॉइंट पे सारे के सारे फोर्स उसी पॉइंट पे लग रहे हैं, मतलब इन सब का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम है कि एक बिंदु पर ही सारे के सारे फोर्स कार्य कर रहे हैं। तो इसको हम कंकरेंट फोर्स सिस्टम बोल देंगे, ठीक है। और कोप्लेनर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कोप्लेनर और लिख देंगे कि कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम हो गया, ठीक है। दूसरा केस में नॉन कोप्लेनर में कंकरेंट सिस्टम में क्या होगा कि यहाँ पर भी एक पॉइंट पे सारे के सारे फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से कोई भी एक पॉइंट उठा लें, पॉइंट डी की बात कर लेते हैं, पॉइंट डी की बात कर लेते हैं कि इस पॉइंट पर सारे के सारे फोर्स P1 P2 P3, ठीक है, और P4। तो यहाँ पर भी क्या पॉइंट डी, लेकिन यहाँ पर प्लेन सबका अलग अलग हो गया कि ये इस प्लेन पे लग रहा है, इस प्लेन पे, एक अंदर वाले प्लेन पे। तो यहाँ पे एक प्लेन पे ना होकर अलग अलग प्लेन पे फोर्सेस लग रहे हैं। तो इस केस में हम इसको बोल देंगे नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है। हिंदी में आपको तो पता ही है क्या बोलते हैं। अगर आप डायग्राम इसका याद रखेंगे कि नॉन कोप्लेनर मतलब कंकरेंट सिस्टम क्या होता है कि एक पॉइंट से बल निकलने वाले पॉइंट को ये हम क्या कहते हैं, कंकरेंट सिस्टम कह देते हैं। अगर एक प्लेन की बल में लग रहा है तो कोप्लेनर कंकरेंट सिस्टम हो जाएगा, अगर अलग अलग प्लेन में लग रहा है तो नॉन कोप्लेनर कंकरेंट सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम के। तो नॉन कंकरेंट जैसे कंकरेंट सिस्टम हो गया कि एक बिंदु पे सारे पॉइंट ऑफ एक ही बिंदु पे सारे के सारे फोर्स निकल रहे हैं, ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या नॉन कंकरेंट इसका अपोजिट हो जाएगा कि अब अलग अलग बिंदु पर सारे के सारे फोर्स काम कर रहे हैं, P1 P2 P3। हाँ, तो कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम में क्या बताया था कि कंकरेंट सिस्टम का इसका अपोजिट होता है। तो इसमें नॉन कंकरेंट सिस्टम में क्या अलग अलग पॉइंट्स पे सारे के सारे बल कार्य कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये वाला जो आपका सिस्टम है ये लग तो एक ही प्लेन में रहा है, तो इसे कोप्लेनर तो कहेंगे ही, कोप्लेनर बट नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है। अब ऐसे ही अगर इसकी बात की जाएगी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे अगर फोर्स लग रहा है तो यहाँ पर क्या होगा कि एक प्लेन पे इस तरीके से फोर्स काम कर रहा होगा, ठीक है। फिर एक पॉइंट आपका इस तरीके से काम कर रहा होगा और एक यहाँ पे, तो P1 P2 P3, तो सब अलग अलग प्लेन में फोर्स काम कर रहे हैं और सबका पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग है। तो ये केस हो जाएगा नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर को अलग कर सकते हैं। अब आपका हो गया तीसरा डिफरेंस कि आपका को अब हमको पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ना है। तो कोप्लेनर पैरेलल फोर्स क्या होते हैं कि जो समांतर रहते हैं, मतलब जिनकी दिशा परिमाण तो सेम रहता है लेकिन दिशा भी समांतर एक जैसी रहती है। अगर दिशा एक जैसी है तो लाइक पैरेलल बोला जाता है, और दिशा अपोजिट है और परिमाण सेम है तो इसको बोला जाता है एंटी पैरेलल, ठीक है, अनलाइक पैरेलल। तो हम यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं पैरेलल के बारे में कि अगर दो फोर्स आपके इस तरीके से लग रहे हैं P1 और P2, जिनका मैग्नीट्यूड भले अलग अलग हो लेकिन साथ में क्या है, ये फोर्स आपके तीनों पैरेलल है, ठीक है। इनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मैच नहीं कर रहा और इस लाइन ऑफ एक्शन भी मैच नहीं कर रहा, लेकिन एक प्लेन में लग रहा है तो इसको बोलेंगे कोप्लेनर पैरेलल फोर्स, ठीक है। ऐसे ही सेम चीज हम यहाँ करेंगे नॉन कोप्लेनर में। नॉन कोप्लेनर में क्या होगा, P1 अगर यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे दूसरा P2 इधर लग रहा होगा और P3 कहीं नीचे वाले प्लेन में लग रहा होगा, ठीक है। तो ये प्लेन सामने वाले प्लेन में लग रहा है, नीचे वाले प्लेन में लग रहा है, ये ऊपर वाले प्लेन में लग रहा है। तीनों अलग अलग प्लेन में फोर्स लग रहे हैं और तीनों पहले फोर्स कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो इसको नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम बोल दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप तीनों को डिवाइड कर सकते हैं इजीली। अगर डेफिनेशन की बात की जाए कि कोप्लेनर सिस्टम और नॉन कोप्लेनर सिस्टम लिखेंगे कैसे, कि अगर सभी के सभी बल जो पिंड पर लग रहे हैं वो इस समान एक ही तल पे लग रहे हैं तो उसे कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कहेंगे।
और अगर जो भी फोर्सेस जितने भी बॉडी पे लग रहे हैं वो विभिन्न विभिन्न तल पे लग रहे हैं तो उसे नॉन कोप्लेनर सिस्टम कहेंगे। ठीक है, इसे आप इजीली आप लिख पाएंगे। तो यहाँ पे अगर पूरी डिफरेंट सेम है, यहाँ पे सेम प्रिंट कीजिएगा, बस डिफरेंट प्रिंट कर दीजिएगा तो आपको नॉन कोप्लेनर सिस्टम मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर बात किया है कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम और कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे सेम डेफिनेशन है आपकी। जितने भी बल हैं आपके सेम प्लेन पे लग रहे हैं, साथ साथ में जो क्रिया रेखा है वो इस तरीके से उन सारी फोर्सेस की लग रही है जो कि सेम सिंगल पॉइंट से पास हो रही हैं, तो उसे कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम कह देंगे। और अगर यहाँ पर भी क्या है, जो डेफिनेशन हमने पहले लिखी थी नॉन कोप्लेनर के लिए, तो अगर सारे के सारे फोर्स डिफरेंट प्लेन में लग रहे हैं और लाइन ऑफ एक्शन उनकी इस तरीके से सारे फोर्सेस की जो एक बिंदु पर मिल रहे हैं या कार्य कर रहे हैं, उसको हम नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम बोल देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम दोनों को इजीली वे में डिफाइन कर सकते हैं। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, आपको मेन टर्म आपको इंग्लिश का पता है और वो सारी चीजें आप सिंपल भाषा में अपने आप लिख पाएंगे। ठीक है, अगर इस डेफिनेशन को हमें कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम के लिए लिखना है तो पूरा आपका कंटेंट सेम रहेगा, बस यहाँ पर अब वो हमें नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम क्या होते हैं, कंकरेंट का उल्टा। ठीक है, कि आप सिंगल पॉइंट पर ये फोर्सेस एक्ट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर भी ऑल द फोर्सेस डू नॉट पास थ्रू द सिंगल पॉइंट लिख देंगे, यहाँ पर भी ऑल द फोर्सेस डू नॉट पास थ्रू सिंगल पॉइंट, और जहाँ कंकरेंट था वहाँ पे नॉन नॉन कंकरेंट डाल देंगे, आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सेम चीज आप पैरेलल फोर्स के सिस्टम के लिए कर सकते हैं कि इसमें वहाँ पे क्या लिखेंगे, सेम प्लेन पे तो सेम रहेगा, लेकिन वहाँ पे क्या करेंगे, जितने भी फोर्सेस हैं वो पैरेलल डायरेक्शन में लगते हैं, मतलब समांतर लाइन ऑफ एक्शन हम उन सारे फोर्सेस की कैसी होती है, पैरेलल, वो लिख देंगे तो आपका कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम बन जाएगा। और यहाँ पर भी आप सेम रखेंगे और वहाँ पर भी आप लाइन ऑफ एक्शन क्या कर देंगे, सेम चीज आप कर देंगे पूरी नॉन कोप्लेनर सिस्टम के लिए भी, कि उनकी जो डायरेक्शन है और ये लाइन ऑफ एक्शन है वो पैरेलल है, समांतर है। ठीक है, तो उस केस में आपका कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम के लिए भी डेफिनेशन लिख जाएगी। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो इसको हिंदी में बल आघूर्ण भी कहते हैं। तो जब कभी भी फोर्स के द्वारा कोई बॉडी को किसी एक्सेस या पॉइंट के अबाउट हम घुमा सकते हैं, उसको हम मोमेंट कह देते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिखा गया है, टेंडेंसी फॉर फोर्स टू रोटेट अ बॉडी अबाउट एन एक्सेस, क्या किसी एक्सेस या लाइन के अबाउट या किसी बिंदु के अबाउट अगर बॉडी घूम सकती है तो उसको हम बल आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है, बल द्वारा किसी पिंड को घुमाने की प्रवृत्ति को ही बल आघूर्ण कह देते हैं। ठीक है, तो इसको अगर डायग्राम से या किसी मेथड समझना है तो अगर ये मान लेते हैं कि बॉडी है, रिजिड बॉडी है, ठीक है, और इस पॉइंट या इस एक्सेस के बाद बॉडी घूमने को तैयार है, और हम जो फोर्स है वो कहाँ, यहाँ कहीं लगाते हैं। ठीक है, इस बॉडी पे फोर्स हम इस तरीके से लगाते हैं, तो ये जो लाइन ऑफ एक्शन इन दोनों का जो मीट करेगा, और ये डिस्टेंस अगर डी मान लें और जो डी डिस्टेंस है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पी से, तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा P इंटू डी, मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड पॉइंट। ठीक है, तो जैसे आप कभी भी आपने देखा होगा इसका एग्जांपल कि जो डोर्स होते हैं, आपके विंडो होते हैं जो खुलते हैं, तो उसमें जो हैंडल होता है जिस पॉइंट से मूव करना होता है या जिस एक्सेस के अबाउट दरवाजा खुल रहा है उससे काफी दूर होता है, और जब हम फोर्स लगाते हैं किसी दरवाजे को खोलने के लिए, वो हमेशा फोर्स आपके डोर के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री पर होता है। तो इससे इजीली क्या कर पाते हैं, हम डोर या विंडो को खोल पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी वहां भी कई तरीके से रोटेशन हो रहा है, तो यही आपका एग्जाम्पल है, यहाँ पे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका मोमेंट ऑफ फोर्स कहलाता है। आप मोमेंट ऑफ फोर्स को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ये गुणनफल है फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। ठीक है, इसकी जो यूनिट है वो आपकी, इसकी जो यूनिट होती है वो न्यूटन, फोर्स यूनिट न्यूटन होती है, डिस्टेंस यूनिट मीटर होती है, तो ये न्यूटन मीटर आपकी यूनिट हो जाती है। ठीक है, ये आपका स्पेशल केस हम तो इस तरीके से देख रहे हैं, यहाँ पे दो डायग्राम को दिख रहा है, बॉडी सेम है, एक बार फोर्स हम नीचे से ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, एक ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, और इस पॉइंट के बाद बॉडी क्या कर सकती है, घूम सकती है। ठीक है, घूम सकती है। तो इन दोनों केस में क्या है कि जैसे आप फोर्स को लगाएंगे, यहाँ पर जो दिशा है
मूवमेंट की, क्योंकि हमको पता है मोमेंट ऑफ फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब सदिश राशि है। इसमें आपका परिमाण भी होगा और साथ साथ में दिशा भी होगी, ठीक है। तो इसमें हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अगर घूमेगा ये कुछ इस दिशा में घूमेगा, घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक है। इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम मोमेंट के केस में पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव मतलब एक प्लस वाली क्वांटिटी। यहाँ पर जो चीज आपको दिख रही है, यहाँ पर मोमेंट कैसा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में, तो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव ले चुके हैं, तो ये डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक है। ये रोटेशन है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हम पॉजिटिव एक्स की तरफ जो फोर्स लगाएंगे उसको पॉजिटिव ले देते हैं, नेगेटिव एक्स की तरफ जो फोर्स लगाएंगे उसको नेगेटिव बोल देते हैं। तो यहाँ पर भी एक चीज को हम पॉजिटिव लेंगे, दूसरी अपने आप नेगेटिव हो जाएगी। तो ये मानने का पर्पज है, आगे चल के ये चीज आपको बहुत फायदा देगी। तो आपको इसको याद रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा वो पॉजिटिव लेना है, और क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा तो उसको नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो इसके जो एग्जाम्पल है मोमेंट ऑफ फोर्स के, डोर का खोलना, विंडो का खोलना, आप जो बुक्स खोलते हैं उसमें भी आपका क्या मूवमेंट लगता है, तभी तो आपको वो फिक्स रहती है और आप बुक आराम से इजीली खोल पाते हैं, ठीक है। आजकल तो डेस्क जो आ रही हैं रिवॉल्विंग वाली, कई बार क्या तो उसको डेस्क खोल देते हैं, तो वो भी आपका क्या है, एक तरीके से वहां पर भी पल्ला लगा हुआ है, तो उस केस में भी हमको मूवमेंट लगाना पड़ता है, या फोर्स लगा के मूवमेंट क्रिएट करते हैं बॉडी में, जिससे क्या है वो जो भी आपकी टेबल वगैरह होती है वो खुल जाती है, ठीक है, जो क्लासेस में आजकल चल भी रही है, ओके। तो बात कर लेते हैं कपल क्या होती है। तो कपल कुछ नहीं है कि जैसे मोमेंट हमने बात की थी, तो मोमेंट के केस में क्या सिंगल फोर्स और मल्टीपल फोर्स भी लगते हैं। यहाँ पर युग्म की बात की थी, यहाँ पर कितने फोर्सेस की बात होती है, टू मतलब दो फोर्सेस की बात है, टू इक्वल जो कि समान होंगे, पैरेलल समांतर होंगे, एंड अपोजिट फोर्स होंगे, ठीक है। दो फोर्सेस का ही जो सिस्टम होता है उसको हम कपल कहते हैं। बस में यूनिक केस क्या है कि दो इक्वल फोर्स होंगे, पैरेलल होंगे, समांतर होंगे, और अपोजिट फोर्स, और दोनों की सेपरेट के करेंगे, दोनों के बीच में दूरी होगी कुछ ना कुछ, ठीक है। और ये केवल और केवल क्या प्रभाव देगा, रोटेशन का प्रभाव देगा, मतलब केवल बॉडी क्या करेगी, घूमेगी, ठीक है, आगे पीछे नहीं जाएगी, बस बॉडी क्या अपने एक्सेस के अबाउट घूमती रहेगी। इसका एग्जाम्पल क्या है कि अगर हिंदी में बात की जाए, पहले हिंदी में कर लेते हैं कि कपल दो समांतर, समान और विपरीत दिशा वाले बलों के समूह को कहते हैं जो कि किसी दूरी पर कार्य करते हैं और केवल क्या उत्पन्न करते हैं, घूर्णन प्रभाव उत्पन्न करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कि आप बोतल का ढक्कन खोलते हैं, तो वो एक एग्जाम्पल है आपका कपल है, क्योंकि आप करते क्या है बोतल ढक्कन खोलने के लिए कि एक फोर्स आप इधर की तरफ लगा रहे हैं, दूसरा फोर्स इधर की तरफ, तो एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर, और दोनों के बीच में कुछ ना कुछ दूरी होती है, ठीक है। तो उसको हम कपल कहते हैं। की टर्निंग, चाबी से आप जो ताला खोलते हो बंद करते हो, तो उसमें भी क्या एक ही आपका हाथ का इस्तेमाल करते हैं, और दोनों के बीच में उसको क्या करते हैं, घुमाने की कोशिश करते हैं। घुमाने की क्या करते हैं कि दोनों उंगलियों से एक तरफ फोर्स हम अंदर की तरफ लगाते हैं, दूसरी की बाहर की तरफ लगाते हैं, और दोनों के बीच में जितनी बड़ी चाबी होती है उतनी दूरी होती है, ठीक है। और स्टीयरिंग ऑफ रोटेशन, मतलब कि हम जब गाड़ी या कार वगैरह देखा होगा आपने, तो स्टीयरिंग होता है, वहाँ पे स्टीयरिंग में भी हम कपल का इस्तेमाल करते हैं, और जो जितना बड़ा उसका व्यास होता है स्टीयरिंग का, उतनी ही दूरी आपके दोनों फोर्स के बीच में होती है, ठीक है। तो इसको हम डायग्राम से भी समझते हैं कि कपल किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो कपल दो समान बल लगते हैं, ठीक है, पैरेलल होते हैं, लेकिन अनलाइक पैरेलल है, ठीक है। समान पैरेलल वाले नहीं है, लाइक पैरेलल मतलब एक ही दिशा में दोनों बल समांतर होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक बल ऊपर की तरफ है, एक बल नीचे की तरफ, लेकिन पैरेलल है, लेकिन ये एंटी पैरेलल है, ठीक है। तो दिशा क्या है, अपोजिट है, दोनों के बीच दूरी टी है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, बॉडी कैसे रोटेट होगी आप खुद देख पा रहे होगे, ये कुछ इस तरीके से रोटेट होगी, जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ECW का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो कि हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ कपल कैसे डिफाइन करेंगे, मोमेंट ऑफ कपल, जो आपके फोर्स लग रहा है P और दूरी कितनी है D, तो ये मोमेंट ऑफ कपल हो जाएगा आपका, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर, ठीक है।
तो यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को निगेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, वो जो चीज़ हम मोमेंट ऑफ फोर्स में किया था वही चीज़ यहाँ पर करना है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को निगेटिव। ठीक है, साइन कन्वेंशन माना गया है। साथ में यहाँ पे यूनिक केस क्या है कि दोनों बल क्या है, समान है। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होता है एफ नेट, सिग्मा एफ नेट, मतलब नेट फोर्स की जो भी जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका एक रिजल्टेंट निकाल सकते हैं कई बार हम, जो कि आगे भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर समांतर बल है, पी ऊपर की तरफ लग रहा है, पी नीचे की तरफ लग रहा है। तो यहाँ पी पॉजिटिव माइनस पी क्या हो रहा है, जीरो। तो यहाँ पर नेट फोर्स जीरो होने के कारण भी बॉडी क्या है, आपकी घूम रही है। ठीक है, तो यहाँ पर बॉडी आगे की तरफ ना पीछे की तरफ नहीं जाएगी, बस इस पॉइंट के अबाउट क्या करती रहेगी, रोटेट करती रहेगी। ठीक है, इसीलिए यूनिक केस है, कपल, इसको कपल कहते हैं। यहाँ पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, समांतर बल हैं, दोनों की दिशा अपोजिट है, डिस्टेंस डी है। तो मोमेंट ऑफ कपल आपका पी इंटू डी हो जाएगा। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे। और नेट फोर्स यहाँ पर क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, कि हम एक फोर्स को किस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसको हमें जोड़ने से पहले तोड़ना आना चाहिए, किसी एक बल लग रहा है उसको दो हिस्सों में कैसे डिवाइड करेंगे, और उनको डिवाइड कैसे करना है, ऑर्थोगोनल डायरेक्शन है। ऑर्थोगोनल डायरेक्शन मतलब दोनों के फोर्स के बीच का जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा, जो तोड़ के निकलेगा। ठीक है, तो उससे पहले हम डिसाइड करते हैं कि एक फोर्स लग रहा है किसी पॉइंट पे, मान लेते हैं इस फोर्स को हमने पी माना, और ये एंगल इसके साथ एक्स के साथ थीटा बना रहा है। ठीक है, ये एक्स है आपका, और इधर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है, ऑर्थोगोनल डायरेक्शन मतलब हमको एक्स और वाई, मतलब दोनों के बीच का जो एंगल है, एक्स वाई के बीच में, एक्सिस के बीच में, हमें पता 90 डिग्री एंगल होता है। तो इसको जान के हमें क्या करना है, हमें एक्स और वाई निकालने की कोशिश करना है इसको तोड़ के। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे होगे, इसको हम परपेंडिकुलर गिरा लेंगे। ये एंगल हो गया 90 डिग्री आपका। ठीक है, यहाँ पे हम ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा ओ ए बी। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी में हमको ओ बी निकालना है, ए बी निकालना है। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या है, ब्रेकिंग ऑफ फोर्स, ब्रेकिंग ऑफ ए फोर्स। ठीक है, हम एक फोर्स को दो तरीके से, दो टुकड़ों में कैसे तोड़ रहे हैं उसको देख रहे हैं। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो पाइथागोरस थ्योरम है और आपके और चीज़ों पे जैसे साइन थीटा कॉस थीटा जो अपने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे निकालना क्या है, ओ बी निकालना है पहले। तो हम क्या करेंगे, ओ बी निकालने के लिए कॉस थीटा का इस्तेमाल करेंगे। कॉस थीटा क्या होगा, ओ बी डिवाइड बाई ओ ए। ठीक है, यही होगा। और कॉस थीटा यहाँ पे एंगल हमको पता है, ओ बी की वैल्यू नहीं पता, ओ ए पता है। ठीक है, तो ओ बी डिवाइड बाई ओ ए की वैल्यू कितनी है, पी। तो यहां से आपका जो ओ बी की वैल्यू आ जाएगी पी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये एक्स कंपोनेंट हो गया, एक्स कंपोनेंट ऑफ पी फोर्स। ठीक है, तो पी बल का जो एक्स कंपोनेंट क्या आएगा, पी कॉस थीटा। सेम चीज हम कर सकते हैं साइन थीटा के लिए। साइन थीटा हमको अब ए बी तो चाहिए, तो ए बी निकालने के लिए करेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, मतलब लंब बटे हाइपोटेन्यूज, जो भी आप कहते हैं विकर्ण कर्ण, ए बी डिवाइड बाई ओ ए। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी निकालना है, ओ ए की वैल्यू पी है, तो ए बी की वैल्यू पी साइन थीटा आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से आपको पता लगा, यहां से आपका ये निकल के आया वाई कंपोनेंट ऑफ पी फोर्स। ठीक है, तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट हमने निकाल लिया। तो यहां से हम ये कह पाएंगे कि जो आपकी जो पी है, वो पी को हमने डिवाइड कर लिया इस हिस्से में। तो पी अगर ये लग रहा था तो एंगल आपका थीटा था, तो यहाँ पे आएगा पी कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में आएगा पी साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आप एक बात और यहाँ कंक्लूजन कर सकते हैं कि अगर जिसके साथ भी थीटा दे रखा है वहाँ पे कॉस वाला टर्म गिरेगा और उसके अपोजिट साइन वाला टर्म गिरेगा। इसको कुछ डेफिनेशन आपके कुछ और मैथोलॉजी से कुछ और डिफरेंट तरीके के थीटा के साथ हम इसको डिवाइड करके देखेंगे कि आप कर पा रहे हैं या
नहीं, आपको बस याद कर रखना क्या है कि जिस एक्सिस के द्वारा भी थीटा दे रखा है उस एक्सिस पे थीटा कॉस कंपोनेंट गिरेगा, उसके अपोजिट साइन गिरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ 5 आपको डायग्राम दे रखे हैं। पी फोर्स है, थीटा किसी एक्स और वाई के साथ आपको अलग अलग तरीके से दे रखा है, तो इस पी को हम किस तरीके से तोड़ेंगे उसको हम देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे पी इस तरीके से लग रहा था, थीटा इसके पास है, तो यहाँ पर जो गिरेगा यहाँ पे इस डायरेक्शन में आएगा पी कॉस ऑफ थीटा, इसके अपोजिट पी ऑफ साइन थीटा। ठीक है, डायरेक्शन भी मैटर करेगी कि किस दिशा में आपकी एरो जा रहा है और दिशा में आपने तोड़ के रखा है। यहाँ पे पी थीटा किसके बगल में है, इसके बगल में, तो यहाँ पे आएगा पी कॉस थीटा और इसके अपोजिट आएगा पी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, थीटा किसके पास है, इसके पास है, तो इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन यहाँ पे थी, इसको इसे तोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा पी कॉस थीटा और इधर आ जाएगा पी साइन थीटा। तो यहाँ पर इस तरीके से आप सोच पाएंगे कि पी, यहाँ से पी हटाने के बाद भी यहाँ पे इस तरीके से बोलेंगे यहाँ पी हट गया और इस पी के 2 कंपोनेंट हो गए जो कि पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा हो गया। तो सेम चीज यहाँ पर भी, यहाँ पे पी को तोड़ेंगे तो यहाँ पे कॉस थीटा यहाँ पे आएगा क्योंकि इसकी दिशा इस तरीके से है, और यहाँ पे पी साइन ऑफ थीटा, जिसके पास कॉस दे रखा है उसके पास कॉस वाला टर्म गिरेगा, तो यहाँ पे पी कॉस थीटा और इधर पी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, सिंपल था। एक केस और कर लेते हैं कि बाई चांस मान लीजिए आपको यही फोर्स अब आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, अंदर जा रहा है फोर्स और एंगल यहाँ से दे रखा है थीटा। ठीक है, तो जो एरो हम इस तरीके से निकाल रहे थे, लगा रहे थे, सेम चीज अब आपको यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर आपको थीटा किसके पास, इसके पास में, तो यहाँ पर जो दिशा है आपकी, हर बार आपको बाहर जाते हैं आपने सारे एरो देखे हैं, यहाँ पर क्या अंदर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्शन भी आपकी कैसी आएगी, अंदर की तरफ आएगी, पी कॉस थीटा और इधर आएगी पी साइन थीटा। ठीक है, तो आपको हार्ड एंड फास्ट आपको सिंपल रूल में बना लीजिएगा कि हमेशा जो एरो की डायरेक्शन बाहर की तरफ नहीं हो, कई बार अंदर भी हो सकती है। जिस तरीके से भी आपका फोर्स लग रहा होगा, जिस दिशा में भी, जैसे ये लग रहा तो आपने इस तरीके से गिरा के बना लिया, एरो उसी दिशा में आपका आएगा। ठीक है, तो ये आपका रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स था, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस था। इसको हमने फिजिक्स में भी कंप्लीट कर रखा है, आप वहां से भी कवर कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है। ठीक है, वैसे ये भी सफिशियंट है आपके लिए कि हमें केवल ऑर्थोगोनल कंपोनेंट लेना आना चाहिए था, तो इसको हम आगे देखेंगे इजी वे में। इसका बहुत अच्छा यूज है, आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आप इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो हमने बात कर रखी थी कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के बारे में बात की कि एक फोर्स को हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं। अब इसका अपोजिट हमको करना है कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब अब दो या दो से ज्यादा फोर्स होंगे, उनको किस तरीके से में मिला के एक फोर्स में कन्वर्ट करना है। तो ये उसमें 3 मेथड है आपके, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स, पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्स और पैरेललोग्राम और लॉ ऑफ फोर्स। तो आज के जो क्लास में आपको ये 2 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्लास में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स और पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्स में आपको केवल और केवल स्टेटमेंट है, उसको समझना है, और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस में आपको न्यूमेरिकल भी है साथ में, उसको भी समझ के करना है। ठीक है, तो अभी हम ऊपर के 2 लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये लॉ क्या कहता है, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ का जो स्टेटमेंट है उसको एक बार रिपीट करते हैं। ये क्या कहता है कि अगर कोई 2 फोर्सेस एक ही साथ किसी बॉडी पर कार्य कर रहे हैं और हम उनको 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर पाए, उनको हमें एक साइक्लिक ऑर्डर में लेना है, तो उनका जो रिजल्टेंट है मतलब परिणामी, वो आपको जो तीसरी साइड होगी क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल, उससे दर्शाया जा सकता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसको हम डायग्राम से समझते हैं कि अगर एक पॉइंट पर, यहाँ बॉडी लिखा था, यहाँ पॉइंट मान रहे हैं, एक पॉइंट पे अगर 2 फोर्स लग रहे हैं, मान लेते हैं P और यहाँ पे Q। ठीक है, एक बिंदु पर 2 फोर्सेस काम कर रहे हैं और इस फोर्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम एक ट्रायंगल 2 साइड्स के ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर पाए। मान लेते हैं यहाँ पे P कर लिया और इसको Q कर लिया। ठीक है, हमने बस इस फोर्स को आगे की तरफ खिसकाया है। ठीक है, तो यहाँ पे P और Q फोर्स करा, तो यहाँ पर 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आप देख पाएंगे। तीसरी साइड क्या, इसको जब क्लोज करोगे, तीसरी साइड इसकी अपोजिट, मतलब ये साइक्लिक ऑर्डर हो गया आपका, एक तरफ से यहाँ गए और फिर इधर से आगे कंटिन्यू कर लिया। ठीक है, तो इसकी जो अपोजिट सबकी ट्रायंगल की जो तीसरी साइड है, तीसरी साइड कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। ठीक है, तो ये क्लोज हो गए, तो इसकी जो डायरेक्शन है इसकी अपोजिट ये वाली, कि हमें ये इस दिशा में जा रहा था ऐसे साइक्लिक ऑर्डर,
और इसके जो अपोजिट डायरेक्शन है, इसके अपोजिट, तो यहाँ पर ये जो चीज़ है आर, ये इसका परिणामी बल हमको दे देगा। ठीक है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम आर बना सकते हैं और यहाँ पे ट्रायंगल आपका ए बी सी ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये पूरा ट्रायंगल दिख रहा है। तो यहाँ पे बात की किसी बॉडी पर दो बल एक साथ कार्य कर रहे हैं और उसको हम दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल को साइक्लिक ऑर्डर में दिखा सकते हैं। जो तीसरी साइड होगी वो उसका रिजल्टेंट हमें उस सिस्टम का दे देगा। इसको हम हिंदी में भी अभी डेफिनेशन इसकी लिखवा देते हैं। तो ट्रायंगल का लॉ जो क्या कहता है कि यदि किसी निकाय में एक साथ कार्य करने वाले दो बलों की बात की जाती है और एक साथ इनको त्रिभुज की जो दो भुजाओं के साथ प्रदर्शित कर दिया जाए, तो इसकी जो तीसरी भुजा होगी वो उसका क्या परिणामी बल ज्ञात करने में हमारा मदद करेगी और उसकी जो डायरेक्शन होगी उसके क्रम के बिल्कुल अपोजिट होगी। ठीक है, इस तरीके से हम ट्रायंगल लॉ को डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो कि बहुत इजी है। ये हमारा ग्राफिकल मेथड में आता है कि जैसे यहाँ पर हमारा कोई रेडीमेड फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर हम क्या कर पा रहे हैं कि केवल के स्टेटमेंट के माध्यम से हम तीसरा परिणामी बल ग्राफिकल मेथड के माध्यम से ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, एक दो तरीके का मेथड होता है, ग्राफिकल और एक एनालिटिकल। ग्राफिकल मेथड आपका प्रैक्टिकल में यूज होता है और एनालिटिकल मेथड जो आप रेडीमेड फॉर्मूला आपको कुछ दे रखा है उसमें अपनी वैल्यू पुट करी और आपका परिणामी बल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आपका एक स्टेटमेंट और है ट्रायंगल का इक्विलिब्रियम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, कि हम किस सिस्टम को इक्विलिब्रियम सिस्टम कह देंगे, तो उसकी भी आपका स्टेटमेंट समझ लेते हैं। स्टेटमेंट का कहने का पर्पज एक ही है, यहाँ पे हम दो बलों की बात करेंगे, इक्विलिब्रियम के केस में हम तीन बलों के निकाय के बारे में बात करेंगे। उसको समझते हैं किस तरीके से हम ट्रायंगल लॉ डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट आपका क्या कहता है कि अगर तीन फोर्स किसी एक बिंदु पर कार्य कर रहे हो, एक बॉडी पर कार्य कर रहे हो और उन तीनों फोर्सेस को हम मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन मतलब परिमाण और दिशा वाइज हम तीन साइड्स ऑफ ट्रायंगल को बना पाते हैं, तो सिस्टम किस में होगा? इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब संतुलित होगा। इसको हम अगर डिफाइन करें तो इसको अगर ट्रायंगल बनाने की कोशिश करें कैसे बनेगा, ये पी हमने इधर डिफाइन किया, क्यू इधर आ गया, ठीक है, और आर इसके ऐसे आ गया। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या है? सेम है। तो जो ऑर्डर यहाँ चल रहा था पी क्यू आर वाला, उसी ऑर्डर में हम ये बात कह पाए। तो ये अगर हम बना पाए ट्रायंगल ए बी और सी, अगर ट्रायंगल बन पाता है तो सिस्टम किस में होगा? इक्विलिब्रियम में होगा, संतुलित होगा। नहीं बना पाए तो सिस्टम किस में है? अनइक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो यहाँ से इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी बता पाते हैं हम कई बार कि किस तरीके से हम इक्विलिब्रियम कंडीशन बता पाएंगे। ठीक है, कि अगर तीन सिस्टम फोर्सेस का एक सिस्टम कार्य कर रहा है किसी बिंदु पर या बॉडी पर, तो उसको अगर हम ट्रायंगल के माध्यम से बना पाए तो सिस्टम किस में होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, ठीक है, हम बात कर लेते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस की। क्या होती है? जब दो फोर्सेस या तीन फोर्सेस काम कर रहे होते हैं तो उस केस में हम ट्रायंगल लॉ से काम कर लेते हैं कि अगर रिजल्टेंट निकालना है तो दो फोर्स लग रहे हैं, तीसरा फोर्स उसका जो रिजल्टेंट होगा तीसरी साइड हमें दे देगा। सेम चीज हम यहाँ पॉलीगॉन लॉ करेंगे कि अब क्या है, यहाँ पे जब दो से अधिक फोर्सेस लग रहे हो एक साथ, तो हम किस तरीके से पॉलीगॉन लॉ का यूज करते हैं। तो जो काम हम ट्रायंगल लॉ में करते थे कि तीसरी साइड हमें क्या देता था? रिजल्टेंट दे देता था, परिणामी बल दे देता था। इस केस में क्या होगा, जो पॉलीगॉन बहुभुज होता है जिसमें दो से अधिक साइड होती हैं या तीन से अधिक साइड होती हैं, तो उस केस में क्या होता है कि हमारा पॉलीगॉन बनता है। तो जो भी आखिरी साइड बचेगी वो हमें यहाँ क्या देगा? रिजल्टेंट या परिणामी बल ज्ञात कर देगा। ठीक है, किस तरीके से बात की है कि अगर कितने भी बल कंकरेंट फोर्स किसी बॉडी में लग रहे हैं मैग्नीट्यूड बाई डायरेक्शन वाइज, और हम उस पॉलीगॉन की साइड्स में उसको बना पाते हैं ऑर्डर के साथ। ठीक है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा परिणामी बल का, आखिरी वाले बल का, वो तीसरी आखिरी साइड क्लोजिंग साइड हमें क्या दे देगी? वो रिजल्टेंट दे देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर केस देखिए जाए, यहाँ पर कितने फोर्स लग रहे हैं? 1 2 3 4, P1 P2 P3 4। तो यहाँ पर आपका रिजल्टेंट फोर्स बनाने के लिए 4 फोर्स लग रहे हैं और क्लोजिंग साइड बनेगी, पांचवी साइड आ जाएगी, तो यहाँ पर पेंटागन बनेगा। ठीक है, और किस तरीके से बनेगा उसको देखते हैं कि यहाँ पर हम P1 बनाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ऑर्डर में लेना है हमें, तो P2 हो गया यहाँ पे, फिर P3 ले बनाना है। ठीक है, फिर हमको P4 बनाना है। तो यहाँ पर हम क्लोज नहीं कर पाए। ठीक है, P1 P2 P3 P4, तो यहाँ पे पेंटागन की पे चार साइड हो गई, 1 2 3 4। ठीक है, तो चौथी साइड जो आखिरी साइड है
वो उसकी जो अपोजिट साइड होगी वो हमें क्या दे देगा, रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये जो साइड बनेगी ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट। ठीक है, सिंपल है। ये अपने P1 P2 P3 P4 साइड बनाई, तो इस पूरे सिस्टम को हम इस सिस्टम से एक फोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं। तो पॉलीगन लॉ ये कहता है। सेम चीज इक्विलिब्रियम के केस में हम क्या बात करेंगे कि कोई कितने भी फोर्स अगर सिस्टम पे किसी बॉडी पे लग रहे हैं, तो जो हमने बात ट्रायंगल लॉ में की थी कि 3 फोर्सेस लग रहे हैं पॉइंट पे और हम क्लोज ट्रायंगल बना पाते हैं, तो सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। सेम चीज अब यहाँ होगा कि मल्टीपल फोर्स अगर किसी बॉडी में लग रहे हैं और हम उससे एक क्लोज पॉलीगन बना पाते हैं टेकन इन ऑर्डर, तो वो सिस्टम क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट ट्रायंगल लॉ में भी थे और यहाँ पॉलीगन लॉ में भी आपके 2 स्टेटमेंट इक्विलिब्रियम के केस में आ जाएंगे। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्स की इक्विलिब्रियम के केस में किस तरीके से स्टेटमेंट दिया जाता है कि अगर कितने भी फोर्स किसी एक पॉइंट पे कार्य कर रहे हैं, ठीक है, एक बिंदु पर, और हम उसको मैग्नीट्यूड बाय तो डायरेक्शन बाय साइड्स ऑफ पॉलीगन को हम दर्शा पाते हैं, तो और हम एक क्लोज पॉलीगन बना पाते हैं, तो सिस्टम किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए मान लेते हैं यहाँ पे 5 फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 P1 P2 P3 P4 P5। ठीक है, उसको पॉलीगन बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 5 फोर्सेस लग रहे हैं, तो यहाँ पे आपका 5 साइड्स वाला पॉलीगन बनेगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हम P1 लिख पाएंगे, फिर यहाँ पे P2, ऑर्डर सेम रखना है हमें, फिर इसके अकॉर्डिंग हम P3 करेंगे। ठीक, P1 P2 P3, फिर इधर हम रखेंगे P4। ठीक, और यहाँ पे आपका आ जाएगा P5। तो अगर ये कर पाते हैं तो सिस्टम क्या होगा, सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से, हिंदी में अगर आप कहेंगे तो आप मान लीजिए यदि कितने भी बल एक संगामी बल काम कर रहे हैं, कंकरेंट मतलब संगामी बल होता है, किसी एक बिंदु पर कार्य कर रहे हैं, उनको हम परिमाण वाइज तो दिशा वाइज बहुभुज के साइड्स के दिशा के अकॉर्डिंग, दिशा में आपकी जो साइड से भुजाओं के द्वारा दर्शा पाते हैं और एक क्लोज पॉलीगन बना पाते हैं, तो सिस्टम किस में होगा, संतुलन में होगा, निकाय किस में होगा, संतुलित होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम आपको पॉलीगन लॉ हो गया, आपका ट्रायंगल लॉ हो गया। तो आज की क्लास में हमने आपको काफ़ी चीज़ें पढ़ाई गई हैं कि आपको ट्रांसमिसिबिलिटी लॉ ऑफ फोर्स का पढ़ाया गया, सिस्टम ऑफ फोर्सेस डिस्कस किया गया, फिर हम कैसे कंपोजिशन कर सकते हैं, कैसे रिजोल्यूशन कर सकते हैं सिस्टम को। ठीक है, तो उसका हमने बात की, फिर हमने मोमेंट ऑफ फोर्स, कपल के बारे में बात की, और आखिर में फिर मैं लॉ ऑफ ट्रायंगल एंड लॉ ऑफ पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्स के स्टेटमेंट भी डिस्कस किए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में जो भी टॉपिक्स आपके इस चैप्टर फर्स्ट में बचे हैं वो कवर कर लिया जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।